हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम 2018 का सेट जो डी है वो करने वाले हैं और जो सेट बी है इसके काफ़ी सिमिलर है। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ एक्सरे इन वैक्यूम। तो आपको पता है एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी लेटर से। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर। पावर है हमारे पास 2 डायोप्टर, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। सो 1/p इट मीन्स 1/2 और यह आ जाएगा 0.5 मीटर दैट इज 50 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट, प्लस 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनोमेना इलस्ट्रेट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव। तो इनमें से कौन सा फिनोमेना पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है। तो देखिए जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है, ये तीनों फिनोमेना तो लाइट के वेव नेचर को शो करते हैं। वहीं पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेशन से है, जो कि सिलेबस में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 81 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन है उसको इतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। तो हमको पता है यहाँ पर कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। सो जो वेवलेंथ है इसका फॉर्मूला होता है 12.27 डिवाइडेड बाय √v। सो इट इज़ 12.27 डिवाइडेड बाय √81 और ये आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय 9। अब ये आंगस्ट्रॉम के अंदर है, आंसर हमें नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो इस आंगस्ट्रॉम को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मीटर को नैनोमीटर में। सो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज़ 12.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 90। और इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय 90 नैनोमीटर, बिकॉज 10⁻⁻9 ये क्या बन गया अभी, ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे सो लैम्डा आपको मिलेगा 0.136 नैनोमीटर। ठीक है, सो द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 0.136 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। तो हमें बतानी कौन सी सीरीज इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। तो पहली है हमारे पास लाइमन। तो लाइमन सीरीज जो है वो आपको पता है यूवी रीजन के अंदर लाई करती है। इसके बाद पाश्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। फिर बाल्मर सीरीज, अब जो बाल्मर सीरीज है ये विजिबल रीजन में लाई कर रही है। सो ऑप्शन सी और डी भी नहीं आएगा, ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चार्ज ऑन एटम इज। एक एटम पर कितना चार्ज होता है। तो देखिए एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, 0 कूलम चार्ज होगा इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज पार्टिकल इज मेड 1/4। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 1/4 कर दिया जाता है। तो डिस्टेंस को कर देते हैं 1/4। ठीक है, फोर्स बिटवीन दैम, उनके बीच का जो फोर्स है, तो आपको पता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और डिस्टेंस को जब हम 4 कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r/4 का स्क्वायर। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 16/r²। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा। ठीक है, सो हियर इट इज 16 टाइम। फोर्स जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा 16 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल डिक्रीज इन टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो जो मोबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, थर्ड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एंड फोर्थ डज नॉट चेंज। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जो मोबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको बताना है यहाँ पर। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है ई टाउ डिवाइडेड बाय m इंटू में ई। मतलब यहाँ पर देखिए ई से ई तो कैंसिल हो गया,
सो ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। सो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर ई और एम तो कांस्टेंट है, तो मोबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच का जो कोलिजन है, सॉरी टेम्परेचर को कम करना है, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन है उसमें होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर को कम करेंगे तो ज़्यादा कोलिजन होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर को जैसे ही हमने यहाँ पर कम किया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया। ठीक है, और अगर टाइम बढ़ गया तो यहाँ पर जो मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन मोबिलिटी ऑफ ए conductor will increase. Next question, how much current is flowing through a 20 ohm resistor when a potential difference of 2 volt is applied across its end? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ohms law पे बेस हमको करंट निकालना है। I इक्वल्स टू V अपॉन R। सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 20 एंड इट इज 1/10 और आई कैन से 0.1 एम्पियर। सो द थर्ड ऑप्शन इज करंट 0.1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स। तो ये कैपेसिटर के केस में फेज डिफरेंस होता है π/2 का 90 डिग्री का। लास्ट MCQ हमारे पास, एन अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t फ्लोइंग इन द सर्किट, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज। तो करंट के RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है I0 डिवाइडेड बाई √2। सिंस मैक्सिमम करंट I0 है तो I0 बाई √2। क्वेश्चन नंबर 2, तो जैसे हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था, सो सेम है। ये जो तीनों रजिस्टर्स है ये हमें सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में पैरेलल में कनेक्टेड है। सो ये तीनों रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। सो इट इज़ 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 6। सो 3, 4, 5, 6 इन तीनों को सोल्व किया हमने पैरेलल के अंदर। सो ये आएगा 6 और ये भी 6 का है। 6 को हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6, सो 36 डिवाइडेड बाई 12। सो ये आ गया 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, 3 माइक्रोफैराड। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस ए लूप इन ए सर्किट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस एंड राइट कंडीशन फॉर बैलेंसिंग ऑफ द ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, जो 4 रजिस्टर्स होते हैं ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। फिर यहाँ पर एक बैटरी के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाता है। ये हमने एक की लगा दी और ये हमने इनको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है और एक दूसरी की लगाई जाती है। तो यहाँ से इसमें कुछ करंट निकलेगा, सपोज I करंट इस सर्किट में यहाँ पर कुछ जाएगा, I1 करंट यहाँ पर कुछ करंट चला जाएगा, I2 करंट यहाँ पर चला जाएगा, IG करंट यहाँ पर I1 में से IG गया तो बच जाएगा I1 माइनस IG। ठीक है, यहाँ से आएगा I1 करंट, यहाँ से आएगा और IG यहाँ से आएगा। सो I1 प्लस IG और यहाँ पर मिलके I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG, तो वापस से कितना हो गया, ये IG से IG कैंसिल, I1 प्लस सॉरी तो यहाँ से I2 करंट आ रहा है, I2। सो I1 प्लस I2 दैट इज I के बराबर है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो I करंट, बैटरी से जितना करंट निकला उतना करंट यहाँ पर वापस आ गया। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पर, और साथ में आपको बैलेंसिंग कंडीशन बतानी है। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है कि मैन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब हम की को ऑन करेंगे दोनों को, उसके बावजूद भी गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करती है। देन इट मीन्स देयर इज़ नो करंट पासिंग थ्रू दिस टू दिस, और मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर बराबर हो गया है। सो इन दैट केस वी कैन राइट दैट P/Q इज इक्वल्स टू R/S। ठीक है, ये इसकी बैलेंसिंग कंडीशन है कि अगर नल डिफ्लेक्शन शो करता है इन दैट केस इन दोनों रेजिस्टेंस का डिवाइड बराबर होता है इन दोनों रेजिस्टेंस के डिवाइड के। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द टर्म मैग्नेटाइजेशन।
तो हमको मैग्नेटाइजेशन जो टर्म है वो डिफाइन करनी है। तो मैग्नेटाइजेशन जो होती है इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम। ठीक है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वॉल्यूम जो है उस दोनों का रेशियो होती है हमारी मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ से इसका एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है दैट मैग्नेटाइजेशन इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इंटू में 12। ये हमारे पास एक बार है, ठीक है। इस बार का मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय इसकी जो लेंथ है जो कि हम 12 मानते हैं, सो m इंटू 12 ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इसका एरिया में a कंसिडर कर लेता हूँ तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ a इंटू में 12। यहाँ से ये भी फॉर्मूला हो गया m डिवाइडेड बाय a, ठीक है, डाइपोल स्ट्रेंथ टू द एरिया। तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला पर एम्पियर। सो इट्स यूनिट इज टेस्ला पर एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? राइट इट्स एस अ यूनिट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हम बोलते हैं उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ठीक है। एंड जो 1 टेस्ला होता है दैट इज़ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। सो 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला इंटू में 1 मीटर स्क्वायर। एक्सप्लेन इट्स रिलेशन विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूजिंग अ डायग्राम। डायग्राम के साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो रिलेशन है वो एक्सप्लेन करना है। सो सपोज ये हमारे पास एक कोइल है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया A, और ऐसे इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही है B, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, फाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा या बी डॉट ए, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है यहाँ पर फ्लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो सिमिलर क्वेश्चन है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करने के लिए लिख देता हूँ ई एक्स इक्वल्स टू ई नोट कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये यहाँ पर वाई आएगा। सो यहाँ पर तो देखिए के की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये जो वाई एक्स के साथ जो भी होता है ये के होता है। सो के इज़ 1.8 इंटू 10 की पावर -2। के का फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से इसको आप फर्दर सोल्व करके लैम्डा जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और लैम्डा अगर आपको मिल गया तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं दैट ओमेगा इक्वल्स टू 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 एंड ओमेगा इज 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको सोल्व कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हाउ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर 4 सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता है बोर सेकंड पोस्टुलेट के लिए। तो देखिए हमें पता है बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है ये होता है MVR एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। तो कैसे ये इसके जो है प्रोवाइड कराएगा, तो इसके लिए देखिए जो 2πr है, जो सर्कमफ्रेंस होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो बराबर होती है अकॉर्डिंग टू बोर, ये बराबर होती है n लैम्डा के, ठीक है। n यहाँ पर जो है वो एक इंटीजर है, मतलब अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो पहली जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, जो सेकेंड ऑर्बिट है उसके अंदर जो दूसरी वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। 2 वेव्स बनेगी ऐसे, थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3 वेवलेंथ, और इस तरह से 2πr जो है वो n लैम्डा के बराबर होता है।
यहाँ पर हम लैम्बडा की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लैम्बडा की वैल्यू को पुट करते हैं, देन 2πr इज इक्वल्स टू n इंटू में h अपॉन में mv, और यहाँ से इसको मैं रीअरेंज करके mv को उधर ले जाता हूँ। सो mvr इज इक्वल्स टू nh, और 2π जो है इसको नीचे ले जाते हैं, डिवाइडेड बाय 2π, और ये क्या है, ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट डी ब्रोगली एक्सप्लेन फॉर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, इसको ये एक्सप्लेन कर सकता है। ओके, चलिए जो क्वेश्चन 9th है ये आपको सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन 10th एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टेट गोस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गोस लॉ हमको एक्सप्लेन करना है। तो गोस लॉ क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा गोस थ्योरम। एंड राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस लॉ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं कि भाई कोई भी अगर हमारे पास चार्ज है, ठीक है, तो उसके आसपास हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर क्या होगी? परपेंडिकुलर। चाहे कैसी भी गॉसियन सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो ये है। अच्छा, एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर भी कितना होगा? एरिया वेक्टर भी होगा परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द सरफेस। तो एरिया वेक्टर भी अवे होगा। अच्छा, एक क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के ऊपर सेम होगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, सरफेस जो है वो सिमेट्रिक होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो सीरीज LCR सर्किट विद रेजिस्टेंस 30 ओम, इंडक्टेंस जो है वो 8 हेनरी है, कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड, कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 210 वोल्ट AC सप्लाई। और यहाँ पर हमें निकालना है ये हमें ओमेगा नोट निकालना है एट द रेजोनेंस। रेजोनेंस के समय ओमेगा नोट कितना होगा? सो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ओमेगा नोट कितना हो जाएगा? हमें पता है रेजोनेंस के समय फॉर्मूला होता है 1/√LC। आपको L की वैल्यू भी दी हुई है, C की वैल्यू भी दी हुई है, दोनों को आप इस फॉर्मूले में पुट करें। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेना 50 × 10⁻⁻6 फैराड के अंदर। कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस की वैल्यू, दोनों को आप इसमें पुट करो, यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या बताना है? हमें बतानी है यहाँ पर प्रतिबाधा और धारा, मतलब हमको करंट बताना है और रेजिस्टेंस बताना है। तो इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस क्या होगा यहाँ पर? तो इन केस ऑफ RLC सर्किट इम्पीडेंस जब रेजोनेंस होता है तो जो इम्पीडेंस है वो बराबर हो जाता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पीडेंस कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 30 ओम। इम्पीडेंस आ गया 30 ओम। फिर हमको करंट निकालना है। करंट हम निकाल सकते हैं सिंपली फॉर्मूला यूज़ करके, I = V/R, R की जगह यहाँ पर Z, या फिर V/R भी लिख सकते हैं। V हमें दिया हुआ है 210 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यहाँ पर है 30, और ये आ गया 7। सो 7 एम्पियर जो है वो यहाँ पर करंट आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस जैसे सेट में था वैसे ही है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिंग थ्रू स्मॉल होल और अपर्चर और स्लिट। ठीक है, जब बहुत ही शार्प एजेस या होल या अपर्चर के थ्रू जब लाइट पास होती है तो लाइट बेंड हो जाती है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी बनाना है ड्यू टू ए डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है वो आप बना सकते हैं इस तरह से। इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनेगा इस टाइप का। जो ग्राफ है ये आपको यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर ये इंटेंसिटी है और ये डिस्टेंस है दोनों तरफ। ठीक है, बीच में यहाँ पर आपको सेंट्रल फ्रिंज मिलेगी, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमास जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये सेकेंडरी मैक्सिमास हो जाएंगे यहाँ पर, और ये सेकेंडरी मिनिमास हो जाएंगे यहाँ पर।
ये भी सेकेंडरी मैक्सिमा, ये भी सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मिनिमा। तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी मिनिमा के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी और यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। फिर आपको इंटेंसिटी के बारे में बता देना है कि जितने भी फ्रिंजेस है सबकी जो इंटेंसिटी है वो सेम नहीं है यहाँ पर। जैसे ये जो सेंट्रल फ्रिंज है वो सबसे ब्राइट फ्रिंज होती है, इसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ब्राइटनेस जो है वो कम होती चली जाती है। फिर हम कह सकते हैं कि जो डार्क फ्रिंजेस होती है वो इक्वली डार्क नहीं होती, ठीक है, इक्वली डार्क नहीं होगी इसके अंदर। और जो ब्राइट फ्रिंजेस है वो भी इक्वली ब्राइट नहीं होंगी। फिर अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो फ्रिंज विड्थ भी यहाँ पर बराबर नहीं होगी, ठीक है। देखिए फ्रिंज विड्थ भी जो है वो कम होती जा रही है। तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रिक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रिक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसका यूज़ करके यहाँ पर हमको इसको एक्सप्लेन करना है। सो देखिए आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो है हमारे पास एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। भाई जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, सॉरी फोटोन जो है किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का फोटोन जो स्ट्राइक करेगा तो एक तो ये काम करेगा वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद, और फर्दर इलेक्ट्रॉन को एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम नेगेटिव पोटेंशियल लगा के इसको रोकने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये रुक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, अगर हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो ओमेगा नोट तो फिक्स होगा, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी वो तो फिक्स होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये फैक्टर बढ़ जाएगा, तो मतलब हाफ एम स्क्वायर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन when we increase the frequency then kinetic energy of the electron will be increase। और काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाएगी तो नेगेटिव पोटेंशियल को यहाँ पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। भाई ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम करंट की बात करें तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे इससे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं बढ़ेगा। तो यही बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखनी है, और साथ में इस ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करना है कि जैसे ये हमारा एक ऑर्डिनरी ग्राफ हो गया है, भाई ये जब हमारा पोटेंशियल ज़ीरो है, इसके बाद पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, या इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट जो है वो बढ़ता जाएगा और एक लिमिट पे आके सैचुरेट हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल को नेगेटिव करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी और ये रुक जाएगा। तो जितने पोटेंशियल पर ये रुक जाता है उसको बोलते हैं उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए है, सपोज न्यू 1, अगर आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो जैसे ये मैंने एक दूसरी फ्रिक्वेंसी के लाइट के लिए किया है, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ गया। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर हो गया V1 हो गया। और अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, ये न्यू टू फ्रिक्वेंसी के लिए, अगर मैं लाइट की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता हूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, लेकिन जो सैचुरेशन करंट है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये न्यू 3 फ्रिक्वेंसी के लिए हो गया, न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। सो मतलब जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी जो है इसको बढ़ाते हैं, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये भी इंक्रीज होता है, ठीक है। बट जो सैचुरेशन करंट है, जो ये सैचुरेशन करंट है, ये करंट यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो यही आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये आपके सिलेबस में नहीं है, रेडियो एक्टिविटी। चलो क्वेश्चन 16 हमारे पास टेलीस्कोप है। तो लास्ट सेट में भी क्वेश्चन आया था टेलीस्कोप, उसकी मैग्नीफाइंग पावर और उसका एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन आप बुक से कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। ये नहीं आएगा तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेव फ्रंट हाइगन प्रिंसिपल। तो सेम जैसे पिछला सेट था उसका एक क्वेश्चन है, एज इट इज़ क्वेश्चन है, और यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया इसको। वहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट से एक्सप्लेन करना था, यहाँ पर स्पेरिकल वेव फ्रंट जो है उससे आपको एक्सप्लेन करना है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इसमें डायग्राम कौन सा बनेगा, ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट वाला डायग्राम है, ठीक है, कि पहले हमारा एक प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, फिर इस पर जो पार्टिकल्स होंगे वो बिहेव करेंगे एज अ सोर्स, और ये
लाइट को प्रोपोगेट करेंगे फर्दर आगे, और यहाँ पर एक टेंजेंशियल इनको जो लाइन है वो ज्वाइन करेगी इस लाइन पर, ठीक है। इस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हो गया हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट, ये हो गया हमारे प्राइमरी वेवलेट, प्राइमरी वेवलेट। उसके बाद ये हो जाएंगे सेकेंडरी वेवलेट, और इस तरह से ये फर्दर लाइट को और प्रोपगेट कराएंगे। और ये जो थ्योरी है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसे लाइट यहाँ पर आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो इसको इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ लीजिए बुक से, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट ट्रांजिस्टर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। फिर ये भी ट्रांजिस्टर है, ये भी सिलेबस से कट गया है। साइक्लोट्रॉन भी सिलेबस में नहीं है, और मूविंग कॉइल गनमीटर पिछले वाला जो सेट था उससे सेम क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर मूविंग कॉइल गनमीटर एक डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क के कारण वो रोटेट करता है, और जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर रोटेट करेगा तो उससे हम रीडिंग लेते हैं। तो इस तरह से मूविंग कॉइल गनमीटर वर्क करता है। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, इसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? तो अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है एक लो रेजिस्टेंस शंट के साथ, ठीक है। इसको एक शंट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जो करंट आता है मैक्सिमम करंट यहाँ से पास हो जाता है, और बाकी जो बच गया करंट I माइनस IS, ये सारा करंट यहाँ से पास होगा, ठीक है। ये तो क्या है, एमीटर के लिए है। और अगर इसको वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस वायर के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया अभी हमारा एक वोल्टमीटर। जो भी करंट इसमें जाएगा ये सेम करंट पूरे सर्किट से फ्लो करेगा। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ए हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ओके, चलिए, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो इसका सेट ए और जो सेट सी है वो भी सिमिलर है, उनको आप कर लीजिए। ओके।